हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 9 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है उसका सिर्फ बेसिक्स आपके सिलेबस में है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस उतना करना है कि हमारा आईआईटी जेईई नीट का जो भी क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, हमें बस उतना पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पढ़ चुके हैं कि उसका वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, राइट। लेकिन देखिए, एक और चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है माइक्रोस्कोपिक है, वो दिखता ही नहीं है आपको। ठीक है, वो आप देख नहीं सकते हो नेकेड आई से उसको आप देख नहीं सकते हो। जैसे बड़े बड़े जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर पे, या मक्खी हो गई, तो मक्खी का आपको पता चलता है मक्खी कहाँ उड़ रही है। समझ रहे हो बात? आप बता सकते हो कि अच्छा ये यहाँ पर उड़ रही है, उसकी लोकेशन ये है, उसकी पोजीशन ये है, वगैरह वगैरह। तो आप उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, उसके मूवमेंट को स्टडी कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कैसे स्टडी करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन, जिसको हम क्या बोल देंगे? वेव फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अगली चीज़ कि जो ये साई होगा, ये जो फंक्शन होगा, वो किस चीज़ के बारे में बताएगा? तो वो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताएगा। ठीक है, कि वो कितने एंगल पे होगा, या जो भी चीज़ें हैं ये कहाँ होगा, वगैरह वगैरह। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो साई है वो एक वेव फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन होगा जिसको जब आप सॉल्व करेंगे या स्टडी करेंगे या फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और बाकी की चीज़ें आप बोल सकते हैं कि आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो एज इट इज़ जो साई है उसका कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ, वो आपको हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करने में। ठीक है, अब जब मैं ये वेव फंक्शन लिखूंगी, या जब स्क्रॉडिंगर आए थे उन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ी सी एक इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगी कि उसके अंदर कुछ इस तरीके का एक सिंबल यूज होने वाला है। ठीक है, ये कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, इसको बोलते हैं कर्ल। ठीक है, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, इस तरीके का कुछ सिंबल यूज कर होने वाला है। नॉर्मली आप डी बाई डी एक्स यूज करते हो ना डिफरेंशिएशन के लिए, तो डी बाई डी एक्स यूज करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे कर्ल अपॉन कर्ल एक्स। अब आप बोलेंगे कर्ल क्या है ये? तो देखो, इसकी स्टडी आप हायर कॉलेजेस में करोगे, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ कि ये कर्ल अपॉन कर्ल एक्स होता क्या है। तो देखिए, जो डी बाई डी एक्स होता है वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट जो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स है वो एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये क्या होता है? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है आप करते कब हैं? तो देखिए क्या होता है कि जब कोई फंक्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पर साई है, जब कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोल दिया मैंने? कि जब कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। मीन्स अगर आप ये कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स साई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? कि y और z को कांस्टेंट रख कर चेक कर रहे हो कि जब कर्ल अपॉन, मतलब जब आप x में चेंज कर रहे हो, तो वो y और z को कैसे इफेक्ट कर रहा है। क्या बोला? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने बोला, सपोज करो जो साई जो है फंक्शन है x y z का, आपने क्या किया? इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस फंक्शन को चेक कर रहे हो कि जब आपने x को चेंज किया तो y और z के ऊपर उसने कैसे इफेक्ट किया। समझ रहे हो बात? मतलब y और z इसमें क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। वही मैंने देखिए आप यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज करिए फंक्शन एफ एक्स वाई है, जो कि x और y दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स जब आप करेंगे, तो आपने क्या किया? y को कांस्टेंट कर दिया। आप चेक कर रहे हो कि जब आपने x को चेंज किया तो y के ऊपर वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। और इस केस में आपने क्या किया? चेंज किया, एक्स को चेक किया कि जब आप चेंज कर रहे हो वाई में, तो वो एक्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब ये हो गया। तो वही यहां पर लिखा है कि साई क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब क्या होगा? सपोज करिए यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन है 3D स्पेस में, जो आपको दिखता नहीं है, बट स्टिल आप बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो
जो ये फंक्शन है साई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स बाई जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। वही यहाँ पर लिखा है कि जो साई जो है मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी बात, एज इट इज इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं है, सिर्फ क्या है, एक इक्वेशन है। आगे आप देखने वाले हैं क्या है, ये एक इक्वेशन है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका है ही नहीं। ठीक है, हाँ, बस आपको ये हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करने में। ठीक है, अब देखो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन किसने दी, नाम से पता चल रहा है स्क्रॉडिंगर ने दी होगी भाई। ठीक है, क्या करती है, वही लिखा है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने में हेल्प करती है। ठीक है, और हमने अगर आपको याद हो तो बोहर्स में क्या लिए थे, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल लिए थे ना। ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट्स बोल रहे थे, उसी को हमने क्या किया है यहाँ पर साई से रिप्लेस कर दिया है। आप ये भी बोल सकते हो, तो मैंने क्या बोल दिया, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स थे बोहर के मॉडल में, जिसको हमने ऑर्बिट्स बोल दिया था, उसी को हमने क्या किया है, मैथमेटिकल फंक्शन साई से रिप्लेस कर दिया है। आप ये चीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, तो साई किस चीज से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ी सी देर वेट करिए। ठीक है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब देखिए जो स्क्रॉडिंगर ने इक्वेशन दी वो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, साई स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर साई कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी होल साई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। क्या बोल दिया मैंने, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपके सामने है, इस इक्वेशन को पूरे को कैसे लिखा गया है, एच ऑपरेटर। देखिए जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये और ये, जब भी ऐसा कोई सिंबल आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। क्या बोल दिया मैंने, ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास कि एच ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू ई साई। ऑपरेटर का मतलब होता क्या है कि कोई चीज आप ऑपरेट कर रहे हो। एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे लिखा है 2 3, ठीक है 2 3, मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। क्या लिख दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या हुआ कि जो 2 और 3 है उनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो बात, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। या मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन, और 2 और 3 मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेटर है, मतलब आपको क्या करना है, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही यहाँ पर क्या है, एच आई क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, उसको पूरे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने वाले हो। अब देखो ये आपके पास आया कैसे, वो चीज देखिएगा। जो ये वाली इक्वेशन अगर आप इसको खोल के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। ये आ जाएगा कर्ल स्क्वायर एक्स साई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, और उसके बाद 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वी साई लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को मैं दूसरी साइड लेके चली गई। ठीक है, दूसरी साइड लेके चली गई तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वी, और साथ में माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस कर्ल स्क्वायर कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्ल स्क्वायर कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर कर्ल जेड स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया होल साई। क्या लिख दिया मैंने, होल साई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अब क्या करो, इस वैल्यू को आप इधर लेके चले जाओ, ले जा सकते हो। तो क्या हो गया आपके पास, ई साई हो गया, और जब इधर लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ वी बचेगा, और साथ में इसके साथ इंटू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम हो गया, और साथ में आपके पास जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए डेल स्क्वायर भी टर्म यूज करते हैं। क्या बोल देते हैं, डेल स्क्वायर भी, उल्टा उल्टा डब्बा बनाते हैं, ट्रायंगल होते हैं, तो उसको डेल स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, साई आ गया। ठीक है, और इस वैल्यू को आप क्या लिखते हो, ऑपरेटर लिखते हो, जो कि क्या है यहाँ पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये क्या है हमारे पास, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, ई साई इज इक्वल्स टू एच ऑपरेटर साई। आपको इस तरीके से ये करना होता है। ठीक है, बट हमें नहीं करना है, बस मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आता है, बाकी आपको करना नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर क्या हो गया, डेल स्क्वायर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इस पूरी वैल्यू को लिख दिया डेल स्क्वायर। ठीक है, ये जो कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ये जो है हमारे पास डेल स्क्वायर के बराबर होगा।
ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर देखिए स्टैंडिंग वेव लिखा गया है, ये स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। तो जो हमने लिया है इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसको हमने स्टैंडिंग वेव कंसीडर किया है। क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन की वेव को स्टैंडिंग वेव बोल दिया है, ठीक है, जो कि क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, जो कि क्या है, फिक्स्ड है, जिसके एंड जो है इस तरीके से कुछ फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडिंग वेव होती क्या है, आप घर में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पे डालते हो ना, तो जो रस्सी है वो क्या होती है, दो एंड्स पे बंधी होती है, दो एंड्स पे बंधी होती है, मतलब जो उसके एंड्स है वो क्या है, फिक्स्ड है। यही है मतलब, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, बीच में रस्सी हो गई जिसके ऊपर आप कपड़े डाल रहे हो। लेकिन सपोज करो अगर उस रस्सी को आप हिला दो, क्या होगा, उस रस्सी को आप हिला दो तो कुछ इस तरीके से वेव करेगी ना, वो ऐसे करेगी वेव वो, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है, जिसके दोनों एंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसको हमने क्या मान लिया है, स्टैंडिंग वेव मान लिया है, ठीक है, कि वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, वो क्या है, फिक्स्ड है, उसके एंड्स फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, मींस ऐसी मैकेनिक्स जिसमें स्टडी करते थे हम लोग किस चीज की, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की, और ये वाली मैकेनिक्स हम कौन सी पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स की। देखो जब हमने स्टैंडिंग वेव मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की थी, तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो स्टैंडिंग वेव की जो एनर्जी होती है, क्या बोलते हैं मैंने, जो स्टैंडिंग वेव की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। क्या बोल दिया मैंने कि जो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, ये यही होता है ना एम्पलीट्यूड, तो मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो ये पॉइंट्स हैं उनको पता है हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे ये वाले पॉइंट्स को, ठीक है। और जो अब हाइट है इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एंटी नोड्स, तो याद रखना आगे काम आने वाला है, ठीक है। ये चीज हो गई, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को साई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। साई क्या होगा यहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव फंक्शन, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो साई है उसको हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड की जगह लिखा है, मींस फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स साई इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, सिंपल सी चीज है। एम्पलीट्यूड हम करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज और साई यूज करेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में यूज, ठीक है। अब देखिए एक और चीज बताना चाहूंगी मैं आपको, आगे मैंने क्या लिखा देखो यहाँ पर कि जो साई स्क्वायर है व्हाट इज दिस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, कि मतलब साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। देखिए इसका मतलब है क्या, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, मतलब जहां पर एनर्जी होगी, जहां पर एनर्जी होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब दूसरा क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई उसके पास एनर्जी होती है। क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन जहां होता है उसके पास एनर्जी होती है, मतलब जहां पर आपको एनर्जी दिखी मतलब वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों चीजें बराबर है। पहली चीज मैंने क्या बोल दी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वहां पर एनर्जी होगी, या इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एनर्जी होती है, यही बात हो गई। तो हमने इसलिए लिख दिया कि जो साई स्क्वायर है वो क्या चीज है, वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ ही एनर्जी एसोसिएटेड होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए आपके सामने दो टर्म्स आएंगी, एक आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक आएगा प्रोबेबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है भाई, क्या बोल दिया मैंने, एक आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एक आएगा प्रोबेबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब सिर्फ संभावना जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी यूनिट एरिया वॉल्यूम के ऊपर आप क्या कर रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो। तो मतलब जब भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी इसका मतलब क्या होगा, पर यूनिट एरिया होगा, पर यूनिट वॉल्यूम होगा, कुछ भी हो सकता है, पर हम यूनिट की बात करेंगे, पर यूनिट की बात करेंगे। हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, प्लेस को हम स्पेसिफाई कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ओवरऑल है। समझ में आ गई बात, हमने दो चीजें बोली, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया, और प्रोबेबिलिटी सिंपल क्या है, पूरा का पूरा आप कुछ भी बोल सकते, पूरा का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए साई जो है वेव फंक्शन है वो किस किस का है, तो वही लिखा था कोऑर्डिनेट्स, आपको इनिशियली याद हो एक्स वाई जेड ई वी जो भी है उसका वो क्या है, फंक्शन है। और साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, यही बोला ना मैंने, प्रोबेबिलिटी पर
पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हो, जो भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैं क्या लिख सकती हूँ, साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी अपॉन डेंसिटी, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये एरिया को कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन डेंसिटी तो हम वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी है तो हम वॉल्यूम ले रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को इंटू कर दो इधर, तो साई स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, ना, साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आ गया, जो कि क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अगली चीज, जब कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हो या सॉल्यूशन उसके फाइंड आउट करते हो, तो हमेशा जो वैल्यूज होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। कई बार आप बोलते हो ये वाली वैल्यू नेगेटिव जो है इसकी एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही होंगी, समझ रहे हो बात। तो वैसे ही जब आप साई को भी सॉल्व करते हो, ठीक है, तो क्या है, उसकी भी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। क्या बोल दिया, उसकी भी सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो मतलब कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूरे स्पेस में फाइंड आउट कर ली है। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने क्या किया है, पूरे के पूरे स्पेस में फाइंड आउट कर लिया है। स्पेस यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्या पूरा पूरा स्पेस है हमारे पास, उसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई वहां पर इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या चीज है, ये प्रोबेबिलिटी है ना भाई। अभी हमने क्या, देखो यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कहां पर है, स्पेस के अंदर प्रोबेबिलिटी है, जहां पर आप चेक कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मींस प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तभी उस जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल वैल्यूज निकाल सकते हैं साई की। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो अगली चीज जो आपको याद रखनी है कि जितने सबशेल्स होंगे, क्या बोला मैंने, जितने सबशेल्स होते हैं 1 2 3 या 1s 2s 2p 3s 3p 4d 3d जो भी लिखा है यहाँ पर, उन सबका अपना वेव फंक्शन होगा। क्या बोला मैंने, सबका अपना वेव फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली यार आपने बोहर से पढ़ा था, स्पेक्ट्रा में पढ़ा था कि यार जब आप n इक्वल टू 1 to 2 जाएंगे, 3 से जाएंगे तो उसकी एनर्जी वेरी होगी, वेलोसिटी वेरी होगी, रेडियस वेरी होगा। तो जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली यार वेव फंक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि जो साई है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स वी ई सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मींस जब आप इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=2 में भेज रहे हो और वो जा रहा है, तो उस केस में जो वेव फंक्शन साई है उसकी वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। तो हर सबशेल के लिए अपना एक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो सपोज करो n=1 है आपके पास, तो अगर आपको याद हो तो n=1 में सिर्फ आपके पास एक ही सबशेल था, क्या था, 1s था, तो उसके लिए साई 1s ही होगा सिर्फ। उसके बाद n=2 था, 2 में आपके पास 2 सबशेल्स थे, कौन कौन से, 2s और 2p थे, राइट। तो उसके अंदर आप बोल सकते हैं 2 वेव फंक्शन होंगे, साई 2s होगा और साई 2p होगा। जब n=3 था तो उसके अंदर 3 वेव फंक्शन थे, 3s 3p एंड 3d। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हो गई। मीन्स हर सबशेल का अपना वेव फंक्शन होगा, इंडिविजुअल वेव फंक्शन होगा, जो उस सबशेल के इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर स्टडी करेगा। ठीक है, अब अगली चीज देखो क्या होता है कि जब अभी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आगे देखने वाले हैं तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यों लिए, ताकि हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर पाए, समझ रहे हो बात। तो अच्छे से स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को हम रेडियस एंड एंगुलर मतलब एंगल से रिप्लेस कर देते हैं, तो बता पाता है कि वो कितने एंगल पे होगा, कितने रेडियस पे होगा, समझ रहे हो बात। तो अच्छे से उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स वाई जेड को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, शायद आपने टर्म सुनी हो, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा फाई। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो सिंपल एक्स वाई जेड आप पढ़ते हो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आर थीटा फाइव होते हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो अच्छे से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, राइट। यही चीज हो गई आपके पास। अब देखिए ये वाला एंगल क्या आपके पास थीटा है, ये एंगल फाई है, और ये आपके पास क्या है, आर है। ठीक है, आर मीन्स रेडियस। ठीक है, तो ये आर है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स में तो आप खूब पढ़ते ही होंगे इस चीज को। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा।
ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब आप कैसे कर सकते हैं कि ये आर साइन थीटा है, ठीक है, और ये आपके पास फाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा एंड कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो ये है वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा और साइन फाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। देखो ये आर हो गया, ये आर हो गया, फिर से रिपीट, ये आर हो गया, फिजिक्स में पढ़ते हो कि ये वाला इसका जो फैक्टर होगा इसको हम क्या बोल देंगे, आर कॉस थीटा बोल देंगे, ये दिस साइड विल आर साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपके पास ये फाई है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, आर साइन थीटा आ गया ऊपर वाले से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, और उसके बाद कॉस फाई फैक्टर जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर था, एंगल क्योंकि फाई है इस केस में, और जो ये आपके पास वाई डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या बोल देंगे, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, क्लियर है चीज़। तो देखो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉस थीटा आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा कॉस फाई आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा साइन फाई आ गई, और साई जो है फंक्शन एक्स वाई जेड का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, कि साई जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, आर थीटा एंड फाई का, जिसमें थीटा और फाइव क्या है, एंगुलर पार्ट्स हैं, और आर क्या है, रेडियल पार्ट है। क्लियर होगी चीज़, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब देखिए क्या हुआ, स्क्रॉडिंगर ने इस इक्वेशन को लिखा और फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखिए जब सॉल्व करते तो आपके पास क्या आती है, सपोज करिए आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, क्या बोल दिया मैंने, अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन पढ़ते हो आप मैथ्स में, अलजेब्रा में, तो अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूबिक में कितनी वैल्यूज आएंगी एक्स की, तीन ही आएंगी ना भाई, एक दो तीन, तीन वैल्यूज आएंगी, यही होगा। तो देखो यहाँ पर साई जो है फंक्शन है आर थीटा फाई का, तो क्या होगा, तीन ही वैल्यूज आएंगी, एक आर की, एक थीटा की, एक फाई की, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा है आर थीटा फाई, मतलब साई को सॉल्व किया गया, वेव फंक्शन को सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद आपके पास तीन वैल्यूज आई आर थीटा फाई की, जिसमें उसने नोटिस किया कि जो आर है वो एन एल के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा एल एम के ऊपर डिपेंड करता है, और फाई एम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑलरेडी हम सारी इंफॉर्मेशन देख चुके हैं, बस लास्ट में हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोल दिया कि स्क्रॉडिंगर ने इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसके पास वेव फंक्शन की तीन वैल्यूज आई आर थीटा फाई की फॉर्म में, जिसमें आर जो था वो एन और एल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, थीटा एल और एम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और फाई जो था वो एम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जहां पर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल एजीम्यूथल, और एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी लिख दिया, कुछ नया नहीं है, जो मैंने बोला वही सब है। अब देखिए आगे, आपके पास यहाँ पर एक बड़ा सा चार्ट दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि हर सबशेल के लिए अपना एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है। 1s के लिए ये है, 2s के लिए ये है, 2p के लिए ये है, तो मतलब सब सबशेल के लिए अपना अपना वेव फंक्शन होगा, सिंपल सी चीज़ है। पर आपको ये वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई एंगुलर नोट्स फाइंड आउट करो, रेडियल नोट्स फाइंड आउट करो, या फिर नोट्स फाइंड आउट करो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपको हेल्प करने वाली है आगे चलकर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो रो है, क्या बोला मैंने, जो रो है एक्चुअली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आर बाई ए नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन्स आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन्स आप बोल सकते हैं इट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट रेडियल नोट्स। क्या बोलेंगे, ये आपको रेडियल नोट्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। वहीं पर थीटा वाला जो टर्म है, देखिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, जो थीटा वाला जो टर्म है वो आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट एंगुलर नोट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बोला मैंने कि आर वाला टर्म हेल्प करेगा आपको रेडियल नोट्स फाइंड आउट करने में, और थीटा वाला नोट्स जो टर्म होगा वो आपको हेल्प करेगा एंगुलर नोट्स फाइंड आउट करने में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर पहला आपके पास ये वेव फंक्शन दे रखा है 1s के केस में, ठीक है। यहां पर देखिए पहली बात, थीटा वाला तो कुछ फैक्टर है ही नहीं, मींस जो वेव फंक्शन साई है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर रो है, रो मींस आर फैक्टर है, लेकिन आपको लगता है कि कभी भी आर फैक्टर यहां पर 0 बन सकता है?
कभी भी आर यहाँ पर रो जो है जीरो हो सकता है क्या? आप खुद से सोचिए यार, ई माइनस जीरो कर लो, अच्छा ई जीरो कर लो, ई रेस्ट जीरो क्या होगा? एनीथिंग पावर जीरो इक्वल्स टू 1। अगर आप ऐसे कर लेते हो माइनस इन्फिनिटी कर लेते हो, ठीक है, जो भी है, तो मतलब आप क्या बोलोगे? ई इन्फिनिटी क्या होगा? हमेशा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और ये फैक्टर जब जीरो होगा तभी वेव फंक्शन जीरो होगा, और तभी उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो बनेगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव फंक्शन साई है उस केस में कोई भी नोड नहीं होता है, ठीक है। मीन्स 1s के केस में, 1s जो सबसेल है उसके केस में कोई भी नोड नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? n माइनस एल माइनस 1, क्योंकि देखिए थीटा तो है ही नहीं, ठीक है। तो रेडियल नोड फाइंड आउट कर लेते जरा। n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, -1 कर लो तो कितना आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। मीन्स नो नोड, साई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए जैसे ये वाला है आपके पास सेकेंड वेव फंक्शन 2s के लिए, अगर आपको इस चीज़ में फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? देखो पहले फिर से देखिए, यहाँ पर थीटा वाला यहाँ पर फिर से फंक्शन नहीं है, तो मतलब एंगुलर नोड तो होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? एंगुलर नोड तो होगा ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी एंगुलर नोड आप कैसे फाइंड आउट करते थे? एल होता था एंगुलर नोड। इस केस में एल क्या है? जीरो है भाई। एस क्या होता है? एस के लिए एल होता है जीरो। मीन्स इस केस में एंगुलर नोड नहीं है। बट क्या रेडियल नोड है? हो सकता है। कैसे? आप क्या करोगे? 2 माइनस रो जो वैल्यू है उसको जीरो कर लीजिए, उसको क्या कर लीजिए? जीरो कर लीजिए। और जीरो करने के बाद क्या करेंगे? आर अपॉन ए नॉट क्या वैल्यू लिख देंगे इस तरीके से, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 2a0 पे क्या हो जाएगा? वेव फंक्शन साई जीरो हो जाएगा। समझ रहे बात? क्या बोला मैंने? रो इक्वल टू 2a0 के ऊपर जो हमारा सॉरी आर इक्वल टू 2a0 पे जो हमारा वेव फंक्शन साई होगा वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, ठीक है। मींस इस केस में एक रेडियल नोड्स है। वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कैसे देखोगे? क्या लगता है आपको? रेडियल नोड है इसमें? बताओ बताओ, रेडियल नोड है? हो सकता है? सोच लिया? वैसे इससे फाइंड आउट करके देखें। 2 माइनस एल की वैल्यू क्या होती है इस केस में? बताओ तो। एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। -1 जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा, राइट। और देखो अब इसमें जो फैक्टर है कॉस थीटा वाला फैक्टर है, ठीक है। तो कॉस थीटा मीन्स कौन सा होगा इसमें? रेडियल नोड तो जीरो हो गया, मीन्स कोई रेडियल नोड नहीं करता। बट एंगुलर नोड होता है, हाँ। एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो मतलब 1 एंगुलर नोड होगा। कैसे होगा? थीटा को यहाँ पर क्या कर दो? जीरो के बराबर रख लो। कॉस थीटा जीरो कब होगा? कॉस थीटा जीरो कब होगा? कॉस 90 पे। समझ रहे हो बात? तो आप ऐसे इनको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले कि देखिए साई की जो सिग्मा की जो वैल्यू है वो है 2r² अपॉन na0, यही वैल्यू है यहाँ पर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्मा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर सिग्मा बड़ा आएगा तो आर भी बड़ा आएगा, अगर सिग्मा कम आएगा तो आर भी कम आएगा। इतनी बात क्लियर? देखिए हर जगह यही यूज होने वाला है। देखिए यहाँ पर भी यही चीज है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब सिग्मा बड़ा होगा तो आर बड़ा होगा, जब आर छोटा होगा तो सिग्मा भी छोटा होगा। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 3s सबसेल, ठीक है। ये चीज हो गई, तो निकाल लो यार। कैसे निकालोगे? निकल जाएगा। 3s सबसेल आपके पास गिवन है, ठीक है। और देखिए इसमें कोई एंगुलर तो है नहीं, क्योंकि एंगुलर थीटा तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो एंगुलर नोड तो हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं रेडियल नोड की तो हाँ भाई पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला फैक्टर जीरो हो सकता है, ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, बट ये वाला फैक्टर हो सकता है। तो कर लो भाई जीरो। तो क्या हो जाएगा? 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो कर लोगे तो ऐसे सिग्मा की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, 3 प्लस √3 आ जाएगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि आपको डिस्टेंस पाना है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर आपको नोड्स मिलेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। तो हमने क्या बोला कि जब सिग्मा बड़ा होगा तो आर भी बड़ा होगा। मीन्स इस वाले सिग्मा के लिए आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और इस वाले सिग्मा के लिए आर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो कुछ नहीं है, कैलकुलेट करके देख लो क्या आ जाएगा बस। 3 प्लस √3 ये वाली वैल्यूज इज इक्वल्स टू 2r² अपॉन na0, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपके पास? मैक्स आ जाएगा। और वैसे आप क्या कर सकते हो? आर मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 3 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 2r मिनिमम
सॉरी यहाँ पर जेड आएगा, ये जेड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये जेड है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये जेड आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी जेड आएगा, ठीक है, 2r मिनिमम जेड और अपॉन एन ए नॉट, ठीक है, और n क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो सिंपल है, हो जाना चाहिए यार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम है। क्या बोला है इसमें, देखिए कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ आर और इसका ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी इक्वल हो सकती है जीरो की, ये वाला इक्वल जीरो हो सकती है, ये वाली इक्वल जीरो हो सकती है, ये तो कभी आएगी ही नहीं, ये भी कभी इक्वल जीरो नहीं हो सकती, ये वाली भी कभी इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकती। तो कर लीजिए, इस केस में क्या आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और जब आप दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास उससे क्या जाएंगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, वो 2 और 6 होंगी, मतलब 1 2 6 3 वैल्यूज हो गई। कितनी वैल्यूज हो गई, 3 वैल्यूज हो गई। लेकिन हमने क्या था कि जब सिग्मा मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम होगा, जब सिग्मा मिनिमम होगा तो आर मिनिमम होगा। मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, आर मिनिमम आ जाएगा, और सिग्मा इज इक्वल टू 6 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 इज इक्वल्स टू 2 आर मिनिमम और जेड अपॉन ए नॉट। और वैसे आप दूसरा निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 2 आर मैक्स अप जेड अपॉन ए नॉट। हो जाएगा, हो जाना चाहिए यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं, निकाल लोगे, ठीक है, चलो हो जाना चाहिए। अब देखिए अगला हमारे पास कुछ है ग्राफ्स। इन ग्राफ्स को आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्राफ्स किस किस के बीच में, तो वो देख लेते हैं। पहला देखिए इसमें आर और साई आर के बीच में है, दूसरा साई स्क्वायर आर के बीच में है और आर के बीच में है, और तीसरा आपके पास ये वाला है। मतलब ये वेव फंक्शन और रेडियल क्या है, ये रेडियल फैक्टर ले रखा है हमने, ठीक है। तो रेडियल फैक्टर जो है हमारा साई और दूसरा साई स्क्वायर है, मीन्स ये क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और ये क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी है। तो ऑलरेडी हमने देख लिया था, क्या देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर इनटू dv, ऐसे किया था। या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू साई स्क्वायर, अब याद आया कुछ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट कुछ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साई स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू साई स्क्वायर इनटू v। तो वही लिखा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी, और ये वाली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये सिंपल वेव फंक्शन, ठीक है। और इसको हमने आर के रिस्पेक्ट में लिया है, मीन्स जो ये लिया है हमने रेडियल इसका पार्ट लिया है, ये रेडियल पार्ट है। मीन्स जो इसके जो नोट्स यहाँ पर आपके पास आएंगे वो सारे के सारे कौन से नोट्स होंगे, रेडियल नोट्स होंगे। क्या बोल दिया मैंने, सारे नोट्स कौन से होंगे, वो सारे के सारे नोट्स जो है वो रेडियल नोट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए पहला ग्राफ देख लें जरा 1s और r के बीच में। तो देखिए इस केस में कोई भी नोड नहीं है। क्यों नोड नहीं है, क्योंकि नोड्स कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर साई की वैल्यू 0 होती है। यही पढ़ा था ना हमने कि नोड्स कहाँ होते हैं, जहाँ पर साई की वैल्यू 0 होती है। लेकिन इस केस में साई 0 नहीं हो रहा है, मीन्स नो नोड्स। जब 2s होगा तो मतलब नो रेडियल नोड्स, ठीक है। उसके बाद जब साइड हमारे पास सबशेल 2s होगा तो देखिए एक नोड आ रहा है, और ये नोड कौन सा है, रेडियल नोड है, ठीक है। कौन सा नोड है, रेडियल नोड है। नेक्स्ट थिंग देखिए यहाँ पर हमने 2p के लिए किया है, 2p के लिए देखिए रेडियल नोड यहाँ पर क्या है, 0 है। रेडियल नोड क्या है, 0 है, करके देख लें जरा, n माइनस l माइनस 1 रेडियल नोड के लिए यही था। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस 1 माइनस 1 मीन्स 0। लेकिन एक एंगुलर नोड आता है, क्योंकि एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं, l के बराबर होते हैं। तो l की वैल्यू क्या है, 1 है। तो एंगुलर नोड 1 है, लेकिन रेडियल नोड 0 है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेडियल नोड नहीं बना हुआ है। और 3s के लिए देख ले कितने नोड्स आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, देखिए एक वैल्यू 2, मतलब 2 वैल्यूज के ऊपर जो साई है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 3s के केस में, 2 नोड्स आ जाएंगे। करके देख ले, n माइनस l माइनस 1, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 माइनस 0 माइनस 1 मीन्स 2 रेडियल नोड्स आ गए। लेकिन s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो मीन्स नो एंगुलर नोड, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर साई स्क्वायर, हाँ यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो साई स्क्वायर है उसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्क्वायर का ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आप उसका ग्राफ बनाते कैसे हो कि जो जो वैल्यूज नेगेटिव में होंगी उनको क्या करोगे, आप उल्टा दोगे, ये चीज़ ऊपर रख दोगे। तो मतलब जो ये वैल्यू ऐसे थी इसको क्या करोगे, ऊपर कर दोगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। या फिर जो ये वाला ग्राफ था आपका कैसे आ जाएगा वो, तो आप ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो पॉजिटिव में चली जाएंगी सारी वैल्यूज, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो वही सेम चीज़ है कि जितनी बार
हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने नोड्स होंगे। तो इस केस में 0 है, ठीक है, इस केस में क्या है 1 है, इस केस में 0 है, इस केस में क्या है 2 है। वैसे आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के विद रिस्पेक्ट देख सकते हैं। इस केस में 0 है, इस केस में 1 है, इस केस में क्या है आपके पास 0 है, और इस केस में क्या है 1 है। अब देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द ग्राफ। कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें आपके पास रेडियल पार्ट जो है वो दे रखा है, मींस इसमें आपको रेडियल नोड्स के बारे में बताना है कि वो कितने होंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर फॉर्मूला के थ्रू आप अटेम्प्ट करना चाहें तो n-l-1 लगा लीजिए। तो 3s के केस में कितने हो जाएंगे, लगाइए जरा फॉर्मूला, 3 - 0 - 1 कितने हो गए, 2 हो गए रेडियल नोड्स, तो उसमें 2 हो जाएंगे। और अगर हम 4d की बात करेंगे तो कितना जाएगा, 4 - l2 - 1, राइट, कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, राइट। और 4f के केस में कितने आ जाएंगे, तो 4 - 3 - 1 कितना आ जाएगा, 0। और 5s के केस में कितने आ जाएंगे, तो 5 - 0 - 1 कितने आ गए, 4 आ गए। और आपके पास जो ग्राफ है ये वाला, इसमें कितने नोड्स हैं, कितनी जगह पर साई 0 हो रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह पर, मीन्स 4 नोड होंगे। तो आंसर क्या जाएगा इसमें 5s। वैसे ही आप ये वाला कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें 4s जो है उसमें 3 नोड्स आएंगे, 4 - l मतलब n - l - 1 मीन्स 4 - 0 - 1 मीन्स 3, तो 1 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, 4s आ जाएगा। आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द एंगुलर नोड्स फॉर दिस वेव फंक्शन। कर सकते हैं आप, हो जाना चाहिए यार। अब तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग कि जब हमें एंगुलर नोड्स निकालने हैं तो हमें थीटा वाले फैक्टर को 0 करना है, और जब हमें रेडियल नोड्स निकालने हैं तो हमें आर वाले फैक्टर को 0 करना है। मीन्स वेव फंक्शन अल्टीमेटली 0 होना चाहिए, वहीं पर नोड्स मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो कर लीजिए। तो आपके पास जो एंगुलर नोड्स हैं वो कितने आ जाएंगे, तो कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे ये, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू +-1/√2 हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगला हमारे पास क्या है, रेडियल नोड्स है। तो रेडियल नोड्स कितने आ जाएंगे, सिग्मा -2 कर लीजिए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये वाला फैक्टर, दिस वन। तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखिए ये वाली वैल्यू है, तो 2a0 r/z आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2। और उससे आपके पास जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो 2z/2a0 मीन्स z/a0 आ गई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ एंगुलर नोड्स पूछा था, लेकिन हमने दोनों के दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके सामने एक फॉर्मूला है, इन अ ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर नंबर ऑफ पीक्स, मतलब जैसे इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहे थे, तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी भाई, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला n - l। तो देखो कर लें जरा, ये देखिए आपके पास ग्राफ है, ये प्रोबेबिलिटी थी, तो प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ देख रहे हैं आपके पास है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीक्स निकालने का, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, n - l था। तो इस केस में n कितना है, 1 है, l 0 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद इसमें देखिए n - l मीन्स 2, तो 2 हो गया, क्लियर है, 2। अगला n - l मीन्स 1 मीन्स 1 हो गई। और अगला 3p के लिए कितना जाएगा, n - l कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ पीक्स निकाल सकते हैं व्हेन यू विल हैव प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर ग्राफ, सिंपल है। अब देखिए लास्ट है मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। मोज़लेस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी। इसमें किया क्या था, तो जो मोज़ले बेचारे महान आदमी थे, उन्होंने क्या किया, एक मटेरियल लिया और उसके ऊपर फास्ट मूविंग एनर्जेटिक कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया। क्या बोला मैंने, मटेरियल के ऊपर कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया। अब जैसे ही कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया, क्या हुआ, उसमें से एक्स रे निकली, मतलब कुछ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली, जिसको क्या बोल दिया गया, एक्स रे बोल दिया गया। देखो जब उसको डिस्कवर किया गया ना, जब मॉसले ने डिस्कवर नहीं किया तो उसने पता क्या बोला कि भाई कोई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। क्या बोला उसने कि भाई जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली प्रॉपर्टी को शो कर रही हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है वो कौन सी वेव है।
तो उस टाइम पीरियड के लिए उसने क्या बोल दिया कि मान लेते हैं भाई एक्स वेव है, हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि एक्स मान लो वाई मान लो, वैसे उसने क्या किया कि मान लेते हैं क्योंकि कोई एक्स रे आ रही है, समझ रहे हो बात। तो उसके बाद से उसका नाम एक्सरे हो गया, ठीक है। एक्सरे मतलब एक्स कोई फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है इसका, एक्स मतलब उसने सपोज किया कि भाई मान लेते हैं कोई एक्सरे है, और उसके बाद से उसका नाम क्या हो गया, एक्सरे हो गया। अब देखो क्या हुआ कि मॉज़ले ने किया क्या, उसने क्या किया, देखो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास एटम था, यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रॉन्स थे, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उसने कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया तो क्या हुआ, जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजेक्ट हो गए, ठीक है, वो बाहर निकल गए। अब जब इनर वाले बाहर निकले तो इनर में क्या हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गई, स्पेस क्रिएट हो गई। तो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके अंदर चला गया। और आपको पता है कि जब कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो इसने क्या किया, यहां पर एनर्जी लूज की, और उस एनर्जी को मॉज़ले ने क्या बोल दिया, एक्स रे बोल दिया, एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल दिया। इस तरीके से एक्स रे की डिस्कवरी हो गई। आई होप क्लियर होगा आपको। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, जहां पर जेड क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर है। क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी का और बोलते हैं कि भाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो और ए और बी की वैल्यू गिवन हो, तो आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। जेड क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर है, और ए और बी क्या कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो देखो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।